class. Can everyone hear me? Okay. Okay, so let's start. लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था बताओ? लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया होगा मॉलिक्यूलर मास एवरेज. ठीक है, लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड एम एवरेज. ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था एम एवरेज इज सिमिलर टू वेपर डेंसिटी एवरेज. एम एवरेज इज सिमिलर टू वेपर डेंसिटी एवरेज. ठीक है, बस वेपर डेंसिटी एवरेज इज इक्वल टू आपका क्या फॉर्मूला रहता है? वेपर डेंसिटी एवरेज इज इक्वल टू एम एवरेज डिवाइडेड बाई 2. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज वेरी सिंपली डेंसिटी ऑफ वॉट एवर सब्सटेंस. ठीक है, डिवाइडेड बाई द डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, ध्यान में आ रहा है सभी को? कौन सा वाला पार्ट बताओ? एम एवरेज तो आपको ध्यान में आ गया. एम एवरेज इज इक्वल टू n1 m1 प्लस n2 m2 कंप्लीट डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. ठीक है, उसके अलावा वेपर डेंसिटी एवरेज इज इक्वल टू एम एवरेज बाय 2. डिस्कस किया था नहीं किया था हमने? एक एक करके चलो देखते हैं. एम एवरेज डिस्कस कर लिया क्या? हाँ ना? ठीक है, ओके. वेपर डेंसिटी एवरेज मैंने आपको बता दिया. वेपर डेंसिटी एवरेज इज एम एवरेज बाय 2 बता दिया था. स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दिया था. ठीक है, आई थिंक वी वर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन. आई थिंक वी वर गोइंग टू. अच्छा, मैंने इसके अलावा आपको ग्राम मोलर मास, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम आयन, ये सब मैंने आपको बता दिया था. ओके, तो आई थिंक हम जो स्टार्ट करने वाले थे, आई थिंक वी वर गोइंग टू स्टार्ट विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. मैं आपको इसके कुछ स्टेटमेंट्स लिखवा रहा था. ठीक है, ठीक है, चलो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अब ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, ये वाला आप बताओगे. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन 10th क्लास. आप बस नोट्स लिखते जाओ. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. नाउ व्हाट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? ये आप बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा है, आपको खुद को आएगा. बता दे रहा हूँ. ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? बताओ. एटम कंसिस्ट ऑफ. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम कंसिस्ट ऑफ, ऐसे कुछ था. करेक्ट, एटम्स. ठीक है, आर इनडिविजिबल. ठीक है, उसके अलावा द सेकेंड प्रॉपर्टी वाज, तो वही हो गया, एटम्स आर इनडिविजिबल, वही पॉइंट हो गया. उसके अलावा एन एटम इज सेम एज, बताओ, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. क्या क्या था? कुछ भी नहीं है. ठीक है, करेक्ट. एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल द प्रॉपर्टीज. ठीक है, इसके अलावा क्या क्या था बताओ? ठीक है, इसमें देखो बेसिकली चार थे. इसमें देखो बेसिकली चार थ्योरीज थी या चार पॉइंट्स थे. द फर्स्ट पॉइंट इज मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट वाज ऑलवेज कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स. ठीक है, फिर उसके अलावा जो इसका सेकेंड पॉइंट था, करेक्ट, जो इसका सेकेंड पॉइंट था, दैट वाज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element are identical. Atoms of same element are identical. ठीक है, फिर थर्ड वाला क्या था बताओ? करेक्ट. ठीक है, atoms of different elements. ठीक है, atoms of different elements combine
इन फिक्स्ड रेशियोज, ठीक है, एंड इसके अलावा एक ही बात है, एक ही बात है, चलो ठीक है, हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं, इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ होल नंबर्स। सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर्स, वही पॉइंट आ गया। ठीक है, एंड फाइनली द मोस्ट इजिएस्ट वन इज एटम्स, एटम्स, correct, and the simplest one is atoms can neither be created, can neither be created, ठीक है, nor be destroyed। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपको कहीं पर भी नहीं पूछा जाता। आई हैव नेवर सीन क्वेश्चंस ऑन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, 10th क्लास में ही पूछा जाता है, उसके अलावा और कभी पूछा नहीं गया है। सो ठीक है, यू कैन स्टिल राइट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स डाउन। ठीक है, चलो यहाँ तक। आई हैव नेवर सीन कि कभी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्वेश्चंस आए हो, कभी भी नहीं आता है, नेवर। बट ठीक है, आपको एटलीस्ट पता तो होना ही चाहिए। ऑब्वियसली 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 हर जगह आपको डेफिनेशन जो है स्लाइटली डिफरेंट मिलेगा। मैं आपको वर्ड टू वर्ड नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं आपको उसके पीछे का मेन कॉन्सेप्ट खाली बता रहा हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप एनसीईआरटी पलटा, यस ऑफ कोर्स यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। आप अपनी ही लैंग्वेज में लिख सकते हो जब तक उसका मीनिंग जो है वो सेम आता है। मीनिंग सेम, देन योर डेफिनेशन इज करेक्ट। यस, वेपर डेंसिटी इज इन कोर्स ऑफ जेई, डेफिनेटली। अच्छा देखो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ये भी हो सकता है आपको आता होगा, या अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो आपको बहुत ही सिंपल सा ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। किसी को ध्यान में है क्या पहला लॉ? फर्स्ट लॉ इज द इजीएस्ट लॉ, बताओ अगर किसने एनसीईआरटी पढ़ा है तो। वेरी गुड, ठीक है, द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये वाला आप बताओ, व्हाट डज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट? किसने लिखा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या आएगा? ठीक है, करेक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, स्टेट्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ, आप चाहे तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो, इन अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, in a chemical reaction mass is neither created nor destroyed। ठीक है, अब इसका यूज कहां पे है? इसका यूज कहां पे है कि ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, हम यहाँ पे अभी एक्सेप्शन डिस्कस नहीं करें क्योंकि ये जो लॉज आए थे, ठीक है, दीज लॉज वर मेड अप समवेयर इन द 1500 1600 1700, तो उस केस में ये सारे एक्सेप्शंस जो थे वो चीज नहीं पता थे। ठीक है, सो राइट नाउ वॉट एवर वी आर राइटिंग, ठीक है, इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉज विच वर इन्वेंटेड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक। तो अभी के लिए हम यहाँ पे एक्सेप्शंस जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस चीज का मतलब क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूं कि रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, ठीक है, मेरे पास इनिशियली मेरे पास इनिशियली प्रोडक्ट जो था दैट वाज 0, मेरे पास इनिशियली रिएक्टेंट जो था दैट वाज लेट्स से 10 ग्राम। ठीक है, इनिशियली प्रोडक्ट वाज 0, इनिशियली रिएक्टेंट इज 10 ग्राम्स। अब अगर फाइनली अगर मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो 6 ग्राम्स है, तो रिएक्टेंट कितना ग्राम्स बचता है? ठीक है, रिएक्टेंट जो है वो आपके पास बचेगा 4 ग्राम्स। ठीक है, तो कई बार हो सकता है कि आप इसको इस इक्वेशन में देखो, ठीक है,
या फिर क्या होगा कि आप इसको इस इक्वेशन में देखो कि मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट इनिशियली, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट फाइनली। इज दिस क्लियर? ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी यूज करो, ठीक है, आप चाहे तो ये वाला भी यूज करो, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगेन अभी हम यहाँ पे एक्सेप्शन डिस्कस नहीं कर रहे, तो राइट नाउ वी आर नॉट कंसिडरिंग मास एनर्जी रिलेशन, ओके। यहाँ पे अभी हम बहुत ही सिंपल टर्म से डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ। लिख लिया क्या आप सभी ने? रुको, ये वाला सभी ने लिख लिया? ओके, राइट। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज, जैसे अभी आप में से किसी ने बताया, करेक्ट, द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, या फिर इसके बहुत सारे नाम है। लॉ ऑफ क्या क्या नाम है बताओ? करेक्ट, एक किसी ने बताया कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, इसके अलावा इसका एक और नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, DFINIT, डेफिनेट प्रोपोर्शन। एंड एक और इसका नाम है बताओ, लॉ ऑफ, एक और इसका नाम है, शायद ऊपर में किसने लिख दिया होगा, मैंने देखा नहीं। एक और इसका नाम है, फिक्स प्रोपोर्शन भी है, ठीक है, कांस्टेंट डेफिनेट फिक्स, ठीक है, एक ही बात है। हाँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिक्स्ड, एक ही बात है, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, ठीक है, एक ही बात है, सबका मीनिंग जो है वो सेम ही है। तो अच्छा, अब अगेन ये आप ही बता दो, व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, बताओ। अरे डेफिनेशन बोलो, ठीक है। इसमें देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। लेट्स से कि वाटर के क्या क्या सोर्सेस है, ठीक है, वाटर के क्या क्या सोर्सेस, फॉर एग्जांपल यू कैन ऑब्टेन वाटर फ्रॉम रेन वाटर, ठीक है, यू कैन ऑब्टेन वाटर फ्रॉम लेट्स से सी वाटर, ठीक है, और ओशन, ठीक है, या वाटर, या फिर आप हो सकता है ग्राउंड वाटर से भी ऑब्टेन करो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप रिवर, ड्रेन, व्हाटएवर, ठीक है, यू कैन ऑब्टेन वाटर फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं से भी वाटर लेकर आओ, हमेशा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? कहीं से भी आप वाटर निकालो, चाहे आप रेन वाटर निकालो, सी वाटर, ड्रेन वाटर, ओशन वाटर, हमेशा इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? द फॉर्मूला विल ऑलवेज बी H2O, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है, ठीक है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, व्हेन टू एलिमेंट्स, लिखते जाओ आप लोग, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन to form a compound, they always react, they always react, ठीक है, in a fixed proportion by mass, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज वन डेफिनेशन, इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, ठीक है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द डेफिनेशन। द अदर डेफिनेशन व्हिच आई हैव जस्ट रिटन इज, ठीक है, कि इन अ कंपाउंड the elements always exist in a fixed proportion, ठीक है, या इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ठीक है। पहले आप यहां तक लिख लो। ये लुसास लॉ तो बहुत अलग है, ये लुसास लॉ इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। जब यहां तक बता दिया, अगेन नो एक्सेप्शंस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लॉ, करेक्ट, नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है बताओ?
वाह, किसी ने स्टेटमेंट एकदम रेडी लिखा था। ठीक है, इसमें देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का पहले आप मतलब समझो। व्हेनेवर टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है, आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपने लिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर्म करता है H2O, बट दिस इज नॉट द ओनली कंपाउंड विच इट फॉर्म्स, ठीक है, इट कैन ऑल्सो फॉर्म H2O2, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है, कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, उसके अलावा वो कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि आप एक एलिमेंट को फिक्स करते हो, ठीक है, एक एलिमेंट को फिक्स करते हो, जैसे कि इन दिस केस, इन दिस केस वी आर फिक्सिंग हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना ग्राम्स रिएक्ट किया ये बताओ, आप एक एलिमेंट को फिक्स करते हो, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना ग्राम्स रिएक्ट किया बताओ, करेक्ट, हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्ट किया है 2 ग्राम्स। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना रिएक्ट किया है बताओ, करेक्ट, यहाँ पे भी आएगा 2 ग्राम्स, राइट। सो हाइड्रोजन को आपने फिक्स किया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने ग्राम्स रिएक्ट किया, करेक्ट, ऑक्सीजन हैज रिएक्टेड 16 ग्राम्स एंड यहाँ पे ऑक्सीजन हैज रिएक्टेड 32 ग्राम्स, ठीक है। तो जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो क्या बोलता है कि अगर दो एलिमेंट्स मल्टीपल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं एंड मैंने किसी भी एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो दो चीजें आप साइमल्टेनियसली करते हो कि एक तो मल्टीपल कंपाउंड्स फॉर्म होने चाहिए, दूसरा कि आपने एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया, तो दूसरा जो है वो रेशियो में आता है, ठीक है, कि दिस इज 16:32, दैट इज 1:2, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कार्बन फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन आपने कितने ग्राम्स यूज किए, करेक्ट, कार्बन जो है वो यहाँ पे यूज हुआ 12, कार्बन यहाँ पे कितना यूज हुआ बताओ, करेक्ट, कार्बन यहाँ पे जो है यहाँ पर भी आपने यूज किया 12। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना यूज हुआ, करेक्ट 16। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना यूज हुआ 32, ठीक है। तो अगर मैंने इसको फिक्स किया तो ये जो है ये आपके पास स्मॉल नंबर्स के रेशियो में आएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है और ये तो 10th क्लास का है, ये आप सभी को समझ में आ जाएगा। इसका आप स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है, इसका आप स्टेटमेंट लिख लो। When two elements combine to form more than one compound, ठीक है, the masses of an element that combine, ठीक है, ऑब्वियसली अगेन आपको हो सकता है अलग अलग जगह थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशन मिले, बट बात बराबर ही है, ठीक है, that combine with a with a fixed mass of other element, ठीक है, are in simple ratio to one another, ठीक है, लिख लो one another। When two elements combine to form more than one compound, the masses, ठीक है, the masses of an element then combine with a fixed mass of the other element, यानी कि the masses of an element यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ जाएगा। masses of an element is 16 and 32, ठीक है। so these two are in simple ratio to one another, ठीक है। देखो the masses of an element that combine with a fixed mass of the other element, तो एक तो एलिमेंट ऑक्सीजन हो गया, दूसरा एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का आपने मास जो है वो फिक्स कर दिया। समझ में आया ना? देख लो। ठीक है, इसके अलावा एक और
अगर किसी ने, हाँ ठीक है ठीक है, डन, ओके। अब इसके आगे जो नेक्स्ट है ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, ठीक है, तो आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हो। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल proportion, this is not in your NCERT syllabus, this is not in your CBSE syllabus, तो इसमें कभी क्वेश्चन आते भी नहीं है, ठीक है। स्टिल देन अगर किसी को पता है तो बताओ, व्हाट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? ठीक है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, हाउएवर इफ यू हैव डन इट तो ठीक है। कभी नहीं पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया, या एटलीस्ट रीसेंट टाइम्स में तो नहीं पूछा गया। आपको ये चीज पता होना चाहिए लेकिन, ठीक है। किसी को पता है डेफिनेशन? ठीक है, when three elements A, B, C, go on. अरे when three elements A, B, C, उसके आगे क्या है? वेरी गुड, ठीक है। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे समझो, सबसे पहले इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब चलो मैं सपोज करो कि ऑक्सीजन को फिक्स करता हूँ, ठीक है। सपोज करो आई एम फिक्सिंग विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। आई एम लेबलिंग एनी वन रैंडम कंपाउंड दैट इज CH4, ठीक है। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म CH4। ऑब्वियसली इट फॉर्म्स मेनी मेनी कंपाउंड्स, बट मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल CH4 ले लिया है, ठीक है। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है, टू फॉर्म लेट्स से अगेन फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉमन एग्जांपल्स ही ले रहा हूँ। तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म CH4। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म CO2, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे मैंने कार्बन, इस केस में मैंने कार्बन कितने ग्राम्स यूज किए? करेक्ट, इस केस में मैंने कार्बन यूज किए हैं 12 ग्राम्स, ठीक है। इस केस में मैंने कार्बन कितने यूज किए हैं? ठीक है, इस केस में भी मैंने कार्बन यूज किए हैं 12 ग्राम्स, ठीक है। इस केस में मैंने हाइड्रोजन कितना यूज किया? करेक्ट, हाइड्रोजन मैंने यूज किया है 4 ग्राम्स। एंड मैंने ऑक्सीजन कितना यूज किया? करेक्ट, 32 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इस चीज का मतलब क्या है कि अगर अगर कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड अगर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इन दोनों का रिएक्शन देखते हुए, ठीक है, मैं इसका रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि कार्बन 12 एंड कार्बन 12 अगर मैं इन दोनों कार्बन को हटा दूं, ठीक है, और इंस्टेड अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करे, ठीक है, इंस्टेड अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करे, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना मास था बताओ? ठीक है, हाइड्रोजन का था यहाँ पे 4 ग्राम्स, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना था बताओ? ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे था 32 ग्राम्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, या तो वो रिएक्ट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 4:32, ठीक है, या तो फिर वो रिएक्ट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 4, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है, या तो वो रिएक्ट करेंगे इन द रेशियो 4, चलो मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज 1:8, ठीक है। तो आइदर दे विल रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ 1:8, ठीक है, और they can react in the ratio of 1:18, ठीक, सॉरी 18 नहीं, सॉरी 16, ठीक है, और they can react in the ratio of 1:32 and so on। समझ में आया ना? अच्छा देखो, बेसिकली लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी साथ में लेके चलता है, ठीक है।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है कि आप एक को फिक्स करते हो, बाकी को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। देखो जो जस्ट आपने ऊपर में लिखा है, जो आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ठीक है, आपने एक को फिक्स किया, ठीक है, एक को आपने फिक्स किया, बाकी को आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर भी एग्जैक्टली सेम है कि देखो आपने एक को फिक्स किया, ठीक है, एंड दूसरे को जो है आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। समझ में आया ना? विल टेक अनदर एग्जांपल, बट ये वाला समझ में आया क्या? ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से कि मेरे पास है लेट्स से कि मेरे पास है सल्फर, ठीक है, एंड है मेरे पास ऑक्सीजन एंड लेट्स से कार्बन, ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन। तो अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, कार्बन नहीं कुछ और लेते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स से हाइड्रोजन। अब देखो मेरा हाइड्रोजन एंड सल्फर कंबाइन करता है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड सल्फर कंबाइन टू फॉर्म, करेक्ट, हाइड्रोजन एंड सल्फर कंबाइन टू फॉर्म H2S, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आल्सो कंबाइन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म, करेक्ट, H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास यूज इज 2 ग्राम्स, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास यूज इज 2 ग्राम्स, ठीक है, यहाँ पे सल्फर का मास यूज इज, करेक्ट, 32 ग्राम्स, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास यूज इज, करेक्ट, 16 ग्राम्स, ठीक है। तो अगर मैं इस 2 ग्राम एंड इस 2 ग्राम को कॉमन में लेके साइड में कर दूं, यानी कि अगर मेरा सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, रुको, सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, तो यहाँ पे पॉसिबल रेशियो, फर्स्ट पॉसिबल रेशियो क्या है, 32:16। ये समझ में आया ना? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट, इसको सिंप्लीफाई अभी मत करो, अभी मत करो, ठीक है। द फर्स्ट पॉसिबल रेशियो इज 32:16। समझ में आया? ठीक है, अब आप कोई भी एक वैल्यू को फिक्स करो, ठीक है, सपोज करो कि मैंने सल्फर के वैल्यू को जो है फिक्स कर दिया, ठीक है, तो वन पॉसिबिलिटी इज दिस, द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज 32:2। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आएगा 32:32, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आएगा बताओ? 32:2, करेक्ट, नेक्स्ट आएगा 48, उसके बाद आएगा 32:64 एंड सो ऑन। समझ में आया ना? ठीक है, आप ये वाला एग्जाम्पल आप कंप्लीट कर लो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला एग्जाम्पल आप कंप्लीट करो। ठीक है, बट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज नॉट इन योर सिलेबस, तो छोड़ सकते हो, एंटायरली अप टू यू। आप कुछ भी लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट जो है सेम ही आएगा, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते, डजंट मैटर। लिख लिया क्या? मैं इसका फिर स्टेटमेंट बताऊं? ठीक है, लिख लो, फिर इसका मैं स्टेटमेंट बताता हूँ। ठीक है, इसका आप स्टेटमेंट लिखो, ठीक है, थोड़ा सा अलग हो सकता है। व्हेन, ठीक है, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, स्टेटमेंट आप लिख लो, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स combine with a fixed mass of, combine with a fixed mass of a third element, fixed mass of a third element, ठीक है, separately, ठीक है, separately, the ratio
of masses in which they do so, ठीक है, is either या is an integral multiple of the mass ratio if two different elements combine with a fixed mass of a third element separately, if two different elements combine separately, ठीक है, यहाँ पे आएगा separately with a fixed mass of a third element, the ratio of mass in which they do so is an integral multiple of the mass ratio obtained from the third element, ठीक है, आप लिख सकते हो। हालांकि इसका डेफिनेशन जो है स्लाइटली अलग है, आप चाहे तो एक बार नेट पे देख सकते हो, आप चाहे तो एक बार एनसीईआरटी में देख सकते हो, स्लाइटली अलग है बट मोर और लेस आप समझ जाओगे। इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -1 -2 0, तो इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज मैंने आपको दिया 10, तो 10 का इंटीग्रल मल्टीपल वुड बी 10 20 30 40 50, ठीक है। 10 को आप बेसिकली 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इज दिस क्लियर? अगेन आपको हो सकता है बुक्स में आपको डेफिनेशन जो है स्लाइटली डिफरेंट मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें से कोई भी लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको ये कभी भी पूछा नहीं जाएगा। आपको हो सकता है कभी सीबीएसई में पूछ ले, बट अदरवाइज आई डोंट सी दिस हैज बीन आस्क्ड। इज दिस क्लियर? कंप्लीट हुआ गया? लिख लिया? ओके, नाउ नेक्स्ट वन आप सभी को आता है। नेक्स्ट वन इज एवोगाड्रोस लॉ, गिरसास लॉ इसके बाद। नेक्स्ट वन इज एवोगाड्रोस लॉ। बताओ व्हाट डज एवोगाड्रोस लॉ स्टेट? Avogadro's law states that बताओ। अरे ध्यान में होगा, करेक्ट, ठीक है। Avogadro's law क्या कहता है? Avogadro's law states that equal volumes of different gases under same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules, ठीक है। लिख लो पहले आप ये, equal volumes of different gases under same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules, लिख लो। लिख लिया क्या? इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही आता है। लिख लिया? अब देखो इसका यूज क्या है कि सपोज करो आपके पास दो कंटेनर है, ठीक है। द फर्स्ट कंटेनर इज 5 लीटर, ठीक है, कंटेन्स लेट्स से हीलियम, ठीक है। इट हैज अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर, इट इज एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर,
एंड इट इज एट अ टेम्परेचर ऑफ लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपके पास दूसरा वेसल है। अब दूसरा वेसल में हीलियम तो नहीं है, लेकिन दूसरा वेसल में है ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरे वेसल में है ऑक्सीजन। दिस इज आल्सो वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर। इट इज आल्सो अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। दिख रहा है? ठीक है, एंड इट इज आल्सो एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर हीलियम के मेरे पास इस कंटेनर में, अगर हीलियम के मेरे पास इस कंटेनर में है 100 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो इस कंटेनर में कितना आएगा? इस कंटेनर में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ओए, क्या कर रहे हो? ठीक है, इस कंटेनर में ऑक्सीजन के जो है, ऑक्सीजन के भी आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे हमेशा मॉलिक्यूल्स को रिलेट किया जाता है, यहाँ पे एटम्स को रिलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, अवोगाड्रोस लॉ में जो है वहां पे हमेशा मॉलिक्यूल्स को रिलेट करते हैं, नॉट एटम्स। ठीक है, so if this contains 100 molecules, this will also contain 100 molecules. Is this clear? तो एग्जांपल आपका लिख लो। डी कहां पर है भाई? वो डी नहीं है, वो प्रेशर है, प्रेशर है। लिख लो ये वाला एग्जांपल। ठीक है, इसका मेन यूज कहाँ पे है कि अगर आपके पास लेट्स से एक 10 लीटर वेसल है, अगर आपके पास एक 10 लीटर वेसल है, कुछ भी टेम्परेचर हो, कुछ भी प्रेशर हो, ठीक है, एंड इसमें अगर सपोज करो आपको दिया गया है कि आपके पास है 5 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 10 लीटर वेसल, सेम सम टेम्परेचर सम प्रेशर, इसमें है 5 मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपके पास एक 20 लीटर वेसल है, इफ यू हैव अ 20 लीटर वेसल, ठीक है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, तो मैं इस 20 लीटर को इमेजिनरी तरीके से दो 10 में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो 20 लीटर है, मैंने इसको इमेजिनरी तरीके से, ये 10 लीटर हुआ एंड ये 10 लीटर इस तरीके से मैंने डिवाइड किया। ठीक है, तो इस 10 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? करेक्ट, इस 10 में होंगे 5। ठीक है, एंड इस 10 में भी और कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास टोटल में कितना आ गया? मेरे पास टोटल में आ जाएगा 10 मॉलिक्यूल्स। इज दिस क्लियर? तो या फिर मैं अब डायरेक्टली वॉल्यूम और मोल्स को रिलेट कर सकता हूं। अगर सब कुछ सेम है, अगर सब कुछ सेम है, वॉल्यूम मैंने डबल किया, तो मोल्स भी जो है वो भी आपका डबल हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो दिस इज ऑब्वियसली वैलिड ओनली इन केस ऑफ गैसेस। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है सिर्फ गैसेस के लिए ही वैलिड है। दैट इज n is directly proportional to v. If volume increases, number of moles also increase. Is this clear? कंप्लीट कर लो। कौन सा वाला पार्ट? एग्जाम्पल? अभी आइडियल गैस क्या है भूल जाओ, फॉरगेट आइडियल गैस। ठीक है, राइट नाउ दिस इज वैलिड फॉर एवरी गैस। देखो एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा है कि आपके पास एक 10 लीटर वेसल में, आपके पास एक 10 लीटर वेसल में 100 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो एक 30 लीटर वेसल में कितना आएगा? ठीक है, तो 30 लीटर वेसल को आप 10 10 एंड 10 में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हर एक 10 में जो है 100 आएगा। ठीक है, तो टोटल में कितना आ गया? 300 आ गया। ठीक है, इसका पॉइंट जो है वो यही है कि जो आपका 10 से जो आपका 30 गया है, तो ये भी आपका 100 से जो है 300 जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके, अब देखो द नेक्स्ट लॉ इज बताओ, जो आप काफी काफी देर से बता रहे हो। द नेक्स्ट लॉ इज, ठीक है, द नेक्स्ट लॉ इज गे-लुसाक्स लॉ। द नेक्स्ट लॉ इज गे-लुसाक्स लॉ ऑफ, इसका पूरा क्या क्या स्टेटमेंट होता? गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग, बताओ,
Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग, एक और वर्ड है इसके आगे, करेक्ट, Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ठीक है। नाउ व्हाट डज Gay-Lussac's लॉ स्टेट, बताओ, ठीक है। यहां पे इसका क्या है, इसका स्टेटमेंट इज when gases react they do so, ठीक है, they do so in simple ratio, they do so in simple ratio of volume, ठीक है। क्या 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 लिख रहे हो भाई तुम लोग, ठीक है। when gases react they do so in simple ratio of volume, ठीक है, they do so in the simple ratio of volume, या they do so bearing, ठीक है, they do so bearing a simple ratio of volume both to product, ठीक है, and to reactant, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं, पहले आप लिख लो, when gases react they do so bearing a simple ratio of volume both to product and to reactant। कुछ लोग चार्ल्स लॉ बता रहे हैं, कुछ लोग बॉयल्स लॉ बता रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक कंडीशन होता है, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो हर एक गैस के लिए सेम हो, ठीक है, प्रोवाइडेड द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम थ्रू आउट, ठीक है। अब ये एक और ऐड कर लो, प्रोवाइडेड द कंडीशंस फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम थ्रू आउट। लिख लिया क्या? अब इस चीज का सीधा साधा मतलब क्या है कि आप वॉल्यूम को एज मोल्स ट्रीट कर सकते हो, बस इतना ही, आप वॉल्यूम को एज मोल्स ट्रीट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने आपको रिएक्शन दिया होता H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl, अब तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह याद है, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैंने आपको दिया होता इसका 5 मोल, इसका मैंने आपको दिया होता 2 मोल, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता? करेक्ट, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो क्लोरीन होता है, एंड क्लोरीन जो है वो आपका कंप्लीटली कंज्यूम होता, ठीक है। रिमेनिंग दिस वुड बी 0, यहाँ पे आएगा -2, दिस वुड बी 3, ठीक है। एंड यहाँ पे कितना आएगा बताओ, कितना फॉर्म होगा? करेक्ट, यहाँ पे आएगा +4 एंड फाइनली वुड बी 4। तो बेसिकली यहाँ पे मोल्स दिया हो या वॉल्यूम दिया हो, इन केस ऑफ गैसेस आप दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। कहने का मतलब कि अगर आपको इंस्टेंट रिएक्शन दिया था 5 लीटर एंड 2 लीटर, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप ये वाला एग्जांपल पहले लिख लो, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप ये वाला एग्जांपल लिख लो, फिर मैं आपको एक और देता हूँ। लिख लिया सभी ने? कंजम्पशन का कौन सा पार्ट बताओ, कि कितना कंज्यूम होता है? आपको सिंपली रेशियो ही लगाना है, ठीक है, आपको सिंपली रेशियो ही लगाना है। देखो H2 के सामने यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है? 1 है। क्लोरीन के सामने भी यहाँ पे जो नंबर है वो 1 है, ठीक है। तो H2 और Cl2 का रेशियो क्या है? दैट इज 1:1। एक क्लोरीन को चाहिए एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर एक क्लोरीन को एक हाइड्रोजन चाहिए तो फिर 5 क्लोरीन को कितना चाहिए होगा?
ठीक है, अगर एक क्लोरीन को एक हाइड्रोजन चाहिए तो 5 क्लोरीन को कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा? 5 ही चाहिए होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन आपके पास 2 है। तो अगर आपने 2 क्लोरीन यूज किया तो फिर आप हाइड्रोजन कितना यूज करोगे? 2 ही यूज करोगे, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक जो है वो सिर्फ आपको रेशियो बताता है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यही गेल-लुसाक्स लॉ का ही हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि आपको दिया जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल if 10 liters of N2, if 10 liters of H2 and 40 liters of H2 are reacted, ठीक है, are reacted, what is the volume of product formed, ठीक है, and reactants and volume of reactants left behind, ठीक है। ये वाला एक बार आप ट्राई करो, मैं वैसे भी बताऊंगा बट आप एक बार ट्राई करो। ठीक है, वेरी गुड, मुझे लग रहा है लोगों को समझ में आ गया है। देखो, यहाँ पे सीधा साधा गेल-लुसाक्स लॉ का मतलब क्या है कि आप इसको एज मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो द रिएक्शन इज N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, ठीक है। मेरे पास इसका वॉल्यूम था 10, इसका वॉल्यूम था 40, मैं इसको एज मोल्स के तरह ट्रीट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? करेक्ट, लिमिटिंग रिएजेंट इज N2, ठीक है। तो N2 पूरा का पूरा कंज्यूम होगा, H2 कितना कंज्यूम होगा? करेक्ट, H2 जो है रेशियो क्या है? 1:3 का रेशियो है। तो अगर इसका 10 कंज्यूम हुआ है तो इसका जो है 30 कंज्यूम होगा। और 1:2 का रेशियो है तो ये कितना प्रोड्यूस होगा? करेक्ट, ये प्रोड्यूस होगा 20। सो दिस रिमेनिंग इज 20 लीटर्स, दिस रिमेनिंग इज 10 लीटर्स, दिस रिमेनिंग इज 0। तो जो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये आपका आ जाएगा 20 लीटर्स, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड, ये आपका आ जाएगा 10 लीटर्स। नहीं, आपको वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज ही छोड़ सकते हो। ऑब्वियसली आप अपने ऑप्शंस चेक करोगे बट अदरवाइज आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो वील टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, आपको आपको रिएक्शन जो है दिया गया है Cl2 प्लस F2 गिव्स यू ClF3। मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं किया है, ये आपको करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं किया है। Now, if the volume of chlorine given is let's say 20 liters, ठीक है, and the volume of fluorine given is let's say 100 liters, ठीक है, find the volume of product formed, find the volume of reactant left behind, ठीक है। आपको रिएक्शन खुद से बैलेंस करना है, आपको प्रोडक्ट का वॉल्यूम एंड लेफ्ट ओवर रिएक्टेंट का वॉल्यूम निकालना है। ट्राई करो, सिंपल सही है, हो जाएगा।
चलो चेक करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसको बैलेंस करोगे, तो यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे आएगा 3, तो 1 को रिक्वायरमेंट है 3 की, यानी कि ऑब्वियसली आपका Cl2 जो है वो लिमिटिंग रीएजेंट हो गया, तो यहाँ से रहेगा 20, यहाँ से कितना जाएगा, क्लोरीन कितना रिएक्ट करेगा, करेक्ट, क्लोरीन रिएक्ट करेगा 60, ठीक है, तो आपके ये बचा 40, ClF3 कितना फॉर्म होगा, दिस इज 0, ClF3 कितना फॉर्म होगा, +40, एंड फाइनली इट इज 40। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आपको और मोल कॉन्सेप्ट में तो कोई और थ्योरी या कोई और क्वेश्चंस तो नहीं है, ठीक है, नहीं, साइंटिफिक फिगर्स वी विल डिस्कस मच मच लेटर, ये आप फिजिक्स में बहुत बहुत आगे करोगे, ठीक है, सो यू कैन टेक अ ब्रेक इफ यू वांट, ठीक है, यू कैन टेक अ ब्रेक इफ यू वांट, आई एम अपलोडिंग एनसीईआरटी, ठीक है, आप चाहे तो 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, आई विल अपलोड द एनसीईआरटी इन द मीनवाइल एंड देन यू कैन प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, ठीक है, you can take a break if you want, you can take a break for 12:42 हुआ है, you can take a break till 12:50, ठीक है, इन द मीनवाइल मैं एनसीईआरटी अपलोड कर दूंगा, आप जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे हैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, ठीक है, जब भी आपका ब्रेक खत्म हो जाए। आप अभी प्रेजेंट बोल दो, आप अभी प्रेजेंट बोल दो, ओके चलेगा। ठीक है, जिन्होंने भी अटेंडेंस नहीं दिया है वो अभी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अ, मैं जूम तो कर सकता हूँ लेकिन फिर ये हट जाएगा। दिख गया ना, दिख रहा है ना पूरा, ठीक है, 1.25 आपको नहीं करना है, ठीक है, 1.27 भी आपको नहीं करना है, ठीक है, सो फिनिश दीज अप, फिनिश दीज अप बाय 3:05, ठीक है, फिनिश दीज अप बाय 3:05, आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट डिस्कशन। यस, इतने यहाँ इस टाइम तक आप खत्म करो, ये आपका ब्रेक नहीं है, तब तक आप खत्म करो, ठीक है।
I hope all of you are back from your break and you are solving the question, right? Finish up the question by 3-5.
ठीक है, विल चेक। किसी और का खत्म हुआ क्या? खत्म हो गया? डिस्कशन करें या वेट करें? किसी का अगर एक दो क्वेश्चन है तो वेट कर सकते हैं, या अगर हो गया तो फिर वी कैन स्टार्ट डिस्कशन। डज एनीबडी नीड टू वेट? ठीक है, वी आर वेटिंग। ठीक है, विल वेट टिल 3:05, नो वरीज, विल वेट टिल 3:05, नो वरीज। सभी का हो गया? किसी को और टाइम चाहिए? Anybody else needs time? Done? चलो ठीक है, then let's start. Let's start with question number, चलो ठीक है, 1.23 से ही start करते हैं. Let's start with the first one. ठीक है, let's start with the first one. आपको दिया गया है, in the reaction A2 plus A plus B2 gives you AB2, and for the remaining 300 atoms of A and 200 molecules of B. ठीक है, ऑप्शन वन में, ठीक है, ऑप्शन वन में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट आएगा बताओ? इस वाले में, इस वाले में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट आएगा? ठीक है, करेक्ट, बी विल बी योर लिमिटिंग रीजन. ठीक है, क्योंकि ये जो है ये 300 है, ये जो है ये 200 है, बट 1:1 का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे बी जो है वो शॉर्ट सप्लाई में है, तो इन दिस केस बी विल बी योर लिमिटिंग रिएजन. ठीक है, सेकेंड 2 मोल ऑफ ए, 3 मोल ऑफ बी. ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बी भले ही वैसे लिखा हुआ है, बट व्हाट आई थिंक इज यहाँ पे 3 मोल ऑफ बी, 3 देखो आपको दिया गया है a प्लस B2 गिव्स यू व्हाटएवर. ठीक है, तो आपको a दिया गया है 2, आपको b दिया गया है 3, तो b/2 कितना आएगा? b/2 कितना आएगा या b2 कितना आएगा? चलो आप ऐसे देख लो, आप ऐसे देख लो. ठीक है, लेट्स से b2 इज x. ठीक है, लेट्स से b2 इज x, देन 2x इज इक्वल टू b. हाँ ना? ठीक है, b2 इज x, देन 2x इज इक्वल टू b. b आपको कितना दिया गया? 3 दिया गया, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा. ठीक है, अब
यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्शन कौन सा है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्शन आ जाएगा बी, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन में इसका मतलब जो है यहाँ पे यही है कि आपको बी को B2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तब ऐसे केस में आपका आंसर जो है वो आ जाएगा बी। तो फर्स्ट केस में भी आपका लिमिटिंग रिएक्शन था बी, सेकेंड केस में भी आपका लिमिटिंग रिएक्शन था बी। लेट्स लुक फर्दर द थर्ड केस में। हाँ ठीक है, कोएफिशिएंट 1 है तो तभी तो 1.5 को चाहिए 1.5, बट यहाँ पर तो 2 है तो ये तो एक्सेस हुआ, और अगर ये एक्सेस हुआ तो ये लिमिटिंग हुआ। समझ में आया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट 100 एटम्स ऑफ ए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, ठीक है। 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी दे दे, यानी कि अब जो है अब इसमें से कोई सा भी जो है, कौन सा वाला, सेकेंड वाला, सेकेंड का आंसर। देखो सेकेंड वाले में मुझे क्या लगता है कि आपको दिया गया है 2 मोल्स ऑफ ए, 3 मोल्स ऑफ बी, बट 3 मोल्स ऑफ बी का मतलब B2 के कितने मोल्स आएंगे, B2 का तो 1.5 ही आएगा, है ना। देखो अगर ऑक्सीजन आपके पास 10 है तो O2 कितना आएगा, O2 तो 5 ही आएगा ना। समझ में आया। तो अब जो आपका रिएक्शन है A प्लस B2 गिव्स यू प्रोडक्ट, A है 2, B है 1.5, तो अब तो आपका लिमिटिंग रीजन ये हुआ, ठीक है। आई थिंक सो, आई थिंक सो। आप ऑब्वियसली एक बार एनसीईआरटी आंसर चेक कर लो, बट आई थिंक सो कि इसका मतलब जो है यहाँ पे यही है, ठीक है, कि आपको इसको B/2 करना है। ओके मूविंग ऑन, 100 एटम्स ऑफ ए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको मॉलिक्यूल्स दे दिया गया है, मॉलिक्यूल्स दे दिया गया है यानी कि ये B2 ही है, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल्स दे दिया गया है, ठीक है। तो 100 ऑफ ए विल रिएक्ट विद 100 ऑफ बी, तो यहाँ पे आपका कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं आएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया ना। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला देखो, 5 ऑफ ए एंड 2.5 ऑफ बी। देखो अब यहाँ पे अगेन बी, कौन सा वाला, देखो फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का आंसर है बी, ठीक है, सेकंड का आंसर है बी, हाँ सेकंड का आंसर है बी, ठीक है। थर्ड का जो है नो लिमिटिंग रीजन, फोर्थ का क्या आएगा बताओ, ठीक है, फोर्थ का भी बी ही आएगा, एंड फिफ्थ में, भाई फिफ्थ में वापस सोचो, अब सोचो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बी को आपको B/2 करना है। अच्छा एनसीईआरटी में क्या दिया, एनसीईआरटी में 2 दिया गया है। अच्छा ठीक है, सुन लो सुन लो। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे मेरे हिसाब से लॉजिक जो है वो B2 के हिसाब से दिया गया, तो B2, ठीक है। तो B2 के हिसाब से B जो है वो आपका लिमिटिंग रीजन रहेगा, लेकिन अगर आपको इसको ऐसे ही ट्रीट करना है, ठीक है, अगर मोल्स ऑफ B का मतलब B2 ही है तो आपका A जो है वो लिमिटिंग रीजन रहेगा, ठीक है। बट इन दिस केस यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बेटर तरीके से दिया होना चाहिए था, ठीक है। देन दिस शुड हैव गिवन यू 3 मोल्स ऑफ B2, ठीक है। दिस शुड नॉट हैव गिवन यू 3 मोल्स ऑफ B, ठीक है, क्योंकि उससे सेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके तो ठीक है, आप दोनों आंसर्स बस दिमाग में रखो, ठीक है, कि आप हो सकता है कि जो भी क्वेश्चन देखो उसमें अलग दिया जाए, तो आप बस दोनों ही चीजों को ध्यान रखो। देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जो आपको दिया गया है 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी, तो आपको उस क्वेश्चन में 3 मोल्स ऑफ B2 देना चाहिए था, ठीक है। अगर आपको 3 मोल्स ऑफ बी दिया गया है तो B2 का आएगा 1.5, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन जो है वो और प्रॉपरली देना चाहिए। समझ में आया ना आप। ओके उसके बाद इजी वाला कौन सा है, उसके उसके अलावा उसके बाद देखो इजी वाला जो है दैट इज 1.26, 1.26 इजी है। इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन, बहुत सिंपल सा, देखो 2H2, ठीक है, 2H2 प्लस O2 गिव्स मी 2H2O, तो जितना H2 उतना 2H2O, और ये मेरा कंबाइन किया 10, तो ये भी मेरा कितना आएगा 10। क्लियर।
ठीक है। उसके बाद देखो चलो 1.24 देख लेते हैं। 1.24 में डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अमोनिया अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड विद इतना ग्राम्स ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद इतना ग्राम ऑफ रेन। ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज 2/28, दिस इज 1/2, 1/14, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डाई नाइट्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा क्या 26, 26 का बता तो दिया। देखो 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन, इसका 10 कंबाइन कर रहा है, ठीक है, इसका 5 के साथ, तो इसका कितना फॉर्म होगा। यहाँ पे 2H2 है, यहाँ पे 2H2O है, तो जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रीजन नहीं है। ठीक है, 26 का मैं बता रहा हूँ। क्लियर हुआ ना। ठीक है। फिर 24 देखो, 24 में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो 24 में, ठीक है, 24 में यू हैव N2 प्लस 3H2 gives you 2NH3। ये आपको दिया गया है 2 इंटू 10⁻³ सॉरी +3 ग्राम्स। ये आपको दिया गया है 1 इंटू 10⁻+3 ग्राम्स। आप इसके मोल्स निकालो डिवाइड बाई 28, आप इसके मोल्स निकालो डिवाइड बाई 2। आपको लिमिटिंग रीजन निकालना मैंने बताया ही था। ठीक है, तो ये जो है ये डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ये जो है ये डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 14। ठीक है, अभी भी आपका ये वैल्यू जो है ये स्मॉलर रहेगा, ये वैल्यू स्मॉलर है, यानी कि ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, इसके हिसाब से ये वाला प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में आपको क्या मांगा है। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। हम मोल्स ऑफ अमोनिया तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, जितना इसका मोल्स होगा इसका कितना आएगा, डबल आएगा। यस नो। ठीक है, तो इसके मोल्स कितने आए 10⁻³ / 14, तो इसके मोल्स कितने आएंगे 10⁻³ / 7। ठीक है, बट दिस इज ओनली मोल्स, आपको तो निकालना है मास, तो आप करोगे मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इज 17। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 17/7 इंटू 1000 ग्राम्स। बेटर तरीका क्या होगा 17/7 kg। इज दिस क्लियर। ठीक है, बाकी के बिट्स जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी के बिट्स में डिस्कस नहीं कर रहा, ये बाकी के बिट्स आप कर सकते हो। ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा, फिर देखो 1.28, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। वेरी सिंपली आप क्या करो, आप मोल्स ऑफ एटम्स निकालो। मोल्स ऑफ एटम्स इज इक्वल टू वेट बाई ग्राम एटॉमिक वेट, क्योंकि हम एटम्स निकाले तो आप एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो अब देखो अगर सबका वेट बराबर है, अगर सबका वेट बराबर है, ये आपको मैक्सिमम करना है, ये आपको मैक्सिमम करना है, तो ये क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इसको मैक्सिमम करना है तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। करेक्ट, दिस शुड बी मिनिमम और द लोएस्ट और द लीस्ट। ठीक है, तब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू किसका है, लिथियम का है, तो यहाँ पे लिथियम विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर। तो आपको देखो कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे एंड आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 29। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर। वही हो जाएगा। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इज 0.04, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक वेट मिनिमम है। देखो gold has an atomic weight of 197, ठीक है, sodium has an atomic weight of 23, lithium has an atomic weight of 7, chlorine has an atomic weight of 35.5, तो इसका मिनिमम हुआ ना। क्लियर हुआ। गोल्ड इज 197। ठीक है, अच्छा देखो 1.29, 1.29 में मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इज 0.04। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे।
अज्यूम, ठीक है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। अज्यूम 100 मोल्स, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अज्यूम 100 मोल्स, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये मुझे अच्छा वैल्यू देगा, ठीक है। तो यानी कि अब मेरे पास एथेनॉल, अब मेरे पास एथेनॉल के मोल्स कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। एंड मेरे पास वाटर के मोल्स कितने हो गए बताओ, रुको रुको पहले ये वाला देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.29 देख लो। अगर मैंने 100 मोल्स अज्यूम किया तो एथेनॉल जो है वो 4 मोल्स आया, ठीक है। एंड वाटर कितना मोल्स आ जाएगा, वाटर आ जाएगा 96, ठीक है। तो 96 मोल्स में कितना मास आएगा इंटू 18, यस नो, ठीक है। एंड अब 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml, तो यानी कि इतना ग्राम्स इज इक्वल टू इतना ही ml। अब अगर मुझे इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है, मोलैरिटी इज n by v, where v is in, करेक्ट, v is in liters, तो आपको सिर्फ इतना ही चेंज करना पड़ेगा कि आपका n जो है वो आएगा 4 by 98 into 18 divided by 1000, क्योंकि मैंने यहाँ पे अज्यूम किया, अज्यूम 100 मोल्स, मैंने यहाँ पे अज्यूम किया 100 मोल्स, इसीलिए, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा देखो किसको ये वाला 28 वाला समझ में नहीं आया था, आपको निकालना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, आपको निकालना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालना है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोल्स, हाँ तो फिर आप मोल्स को तो फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, जो भी आपका मोल्स है उसको फिर आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो एवोगाड्रो नंबर तो हर केस में सेम है, तो यानी कि इसी इसी पे ही आप डिटरमाइन कर सकते हो। समझ में आया ना। ये वाला 1.28 वाला देखो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो मोल्स ऑफ एटम्स इज इक्वल टू वेट बाय ग्राम एटॉमिक वेट, इसको करना है मैक्सिमाइज, तो इसको करना पड़ेगा मिनिमाइज, ठीक है। तो जिसका भी ये मिनिमम होगा उसका ये पार्ट जो है वो मैक्सिमम होगा। इज दिस क्लियर, ठीक है सभी को। ठीक है, सो इन केस यू हैव गॉट एनसीईआरटी बुक, यू कैन सॉल्व इट। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप गूगल करो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी, आपको ये पीडीएफ जो है आराम से मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड एंड सॉल्व ऑल ऑफ द बैक क्वेश्चंस, ठीक है। सो इफ देयर आर नो अदर डाउट्स, एवोगाड्रो लॉ में, यस एवोगाड्रो लॉ में टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो सेम रहता है, ठीक है। And one of you had sent me a doubt, ठीक है, one of you had sent me a doubt, we will discuss the doubt in the next class, ठीक है। Remember to send me the doubt earlier, मतलब class start होती है आप मुझे doubt भेजना, we will discuss that first, ठीक है। one of you send me a doubt, I will, ठीक है। So this is all for today, thank you class।